दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। पुरानी बात है, मगरिब की नमाज अदा करके मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो मस्जिद के दरवाजे पर लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ के अंदर 4-5 साल का एक बच्चा जार जार रो रहा था। लोग उससे नाम और पता पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था क्योंकि इतना छोटा था। अब लोगों ने कहा कि भाई पुलिस को इत्तला दो, पुलिस देखेगी। और बस ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई अनवर भाई आप देखो इस मामले को, कैसे ये किसका बच्चा है, क्या है, पहुंचाने की कोशिश करो। मैं उस बच्चे को रोते हुए को मैं अपने घर ले आया और सबसे पहले मैंने टीवी खोला और टीवी खोल करके कार्टून फिल्म लगा करके बैठा दिया। वो थोड़ी देर में टीवी देखते रहा और बच्चों, घर के जो बच्चे थे छोटे, उनके साथ टेलीविजन देखने लगा तो उसका रोना धोना बंद हो गया। कुछ घंटों बाद ही वो बच्चा नॉर्मल हो गया। तो उससे मैंने नाम पूछा तो मेरा वो हमनाम ही निकला, उसका नाम भी अनवर था। लेकिन शायद वो मेरी भाषा नहीं समझ पा रहा था, इसलिए आगे का उसके पास कोई जवाब नहीं था। आगे पूछता तो वो चुप हो जाता था, खामोश हो जाता था। शायद भाषा की कोई प्रॉब्लम थी। खैर, बच्चा नॉर्मल हो गया, घुल मिल गया, बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल गया। नेक्स्ट डे मेरी, क्योंकि उस बच्चे के कपड़े काफी मैले कुचैले हो रहे थे, तो मेरी पत्नी ने उसके कपड़े उतरवाए, नहलाया धुलाया और दूसरे कपड़े दिए उसे, वो पहनाए। तो जब उसके कपड़े उतारे तो पैंट की जेब से उसके एक पर्ची निकली। पर्ची में पूरा उसका पता लिखा हुआ था, नाम था पर्ची में जो लिखा हुआ था अनवर, उस बच्चे का नाम था, और उसके पिता का नाम था आफताब शेख, और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गांव का वो रहने वाला था। ये पर्ची मेरी पत्नी ने मुझे दी, मैंने देखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूं। तो 2-3 रोज बाद मैंने पश्चिम बंगाल के एक आईजी थे उस वक्त के, अकबर अली खान, वो मेरे दोस्तों में से थे। मैंने उनको फोन लगाया रात को, करीब 10 और 10:30 के बीच का वो वक्त था। मैंने उनको बताया पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के फला फला गांव का ये बच्चा रहने वाला है, और यहां दिल्ली कैसे पहुंच गया समझ नहीं आ रहा। यदि मैं इसको पुलिस के हवाले करता हूं, पुलिस को दे देता हूं, तो पुलिस इसे बाल गृह में छोड़ आएगी, तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे के जो माँ बाप है वो ढूंढते फिरेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी कहता हूं। उन्होंने वहां मालदा जिले के एसएसपी को कहा। एसएसपी ने, जो उस गांव का थाना लगता था, उसके एसएचओ को फोन किया। उस एसएचओ का नाम था शकील अहमद, जो उस मालदा जिले के जिसके तहत वो गांव आता था। तो 12 बजे के करीब कप्तान साहब ने नंबर दे दिया था मेरा, क्योंकि आईजी साहब ने नंबर दिया मेरा कप्तान साहब को। कप्तान ने वो नंबर एसएचओ को कहा कि दिल्ली इस नंबर पर बात कर लो और बच्चे की डिटेल वो बता देंगे। तो करीब 12 बजे करीब उस एसएचओ के शकील अहमद का फोन आया मेरे पास। उसने कहा भाई साहब, कप्तान साहब का आदेश है कि अभी जाओ उस गांव जहां का ये बच्चा रहने वाला है। तो बोले वो नक्सली प्रभावित इलाका है, ये जो गांव आता है,
रात को वहां पहुंचना मुमकिन नहीं है। तो उसने कहा कि आप कप्तान साहब को मत बताइए, मैं सुबह ही इस बच्चे के घर पहुंच जाऊंगा। खैर यही हुआ। नेक्स्ट डे फिर उसका फोन आया शकील अहमद का। उसने कहा जी हम घर पहुंच गए, बच्चे के बाप के पास पहुंच गए, और उसने बताया कि हाँ मेरा ही बच्चा है वो। तो शकील उनके पास इतनी गुर्बत थी बच्चे के बाप के पास, यानी आफ्ताब शेख के पास, कि दिल्ली आने को किराए के लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास। तो शकील अहमद ने अपने पास से उन्हें पैसे दिए उसको। तो आफ्ताब शेख अपने भाई को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मैं इंतजार देखता रहा, और 2-3 रोज बाद ही वो आफ्ताब शेख और उसका भाई मेरे पास पहुंचे। दिल्ली मेरे पास पहुंच गए थे। उन्हें देख करके मुझे बड़ा गुस्सा आया, और मैं उस आफ्ताब शेख पर गर्म हो गया। मैंने कहा यार ये 4-5 साल का बच्चा है, ये दिल्ली कैसे आ गया यहां पर? तुम्हारे पास पैसे नहीं, वहां और यहां ये दिल्ली कैसे पहुंचा? तो गर्म हुआ मैं काफी, मेरी भाष निकली भी नहीं थी कि उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया बाबू साहब मेरे 7 बेटियां हैं। 7 बेटियों के बाद ऊपर वाले ने इस बेटे का मुंह दिखाया था, और हम गरीब लोग हैं। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर गरीब? बोले नहीं, हमारा गुजारा बस ऐसे ही चलता है। गांव में ही एक लाला के कारखाने में हम सब लोग काम करते हैं, मेरी बेटियां, मैं, मेरी पत्नी। सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, काम के बदले में हमें खाने को मिल जाता है बस। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कई बार बिना खाना खाए भी सोना पड़ता है। तो बोले बाकी हम लोगों को तो आदत है, पत्नी बच्चों को और जो दूसरी बेटियां हैं सो जाते हैं बिना खाना खाए भी, लेकिन जब ये भूखा सोता था तो हमें इसका दुख नहीं देखा जाता था, यानी हमें तकलीफ होती थी जब ये भूखा सोता था। तो हमने सोचा कि इसका हम ठीक ढंग से पेट नहीं भर पा रहे, तो हमने, हमारे ही एक गांव का बच्चा है जिसकी उम्र 14-15 साल है, वो दिल्ली में किसी चाय की दुकान पर काम करता है, लेकिन उसने हमें बताया था कि हमें दिल्ली में खाने को खूब मिलता है, पैसा भी देता है मालिक और खूब खिलाता है, हमारा पेट भर के हम खाना खाते। तो बोले हमें ये हुआ कि दिल्ली में पेट भर के खाने को मिल जाता है, तो हमने उस बच्चे के साथ जो 13-14 साल का बच्चा था, उसके साथ हमने इसको दिल्ली भेज दिया कि इसको वहां पेट भर के खाना खाने को मिल जाएगा। तो हम चूंकि परवरिश करने में नाकाम थे और इसलिए हमारा बच्चा पेट भर के दिल्ली में खाने को मिलेगा तो भूखा नहीं सोएगा कभी वो, इसलिए हमने उसके साथ रवाना कर दिया। अब ये उससे कैसे बिछड़ गया ये हमें पता ही नहीं लगा। मैंने कहा अच्छा, यानी हमारे नेता, देखते होंगे आप, चांद पर दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं। दुनिया में आजकल चांद पर दुनिया बसाने की बातचीत चल रही है। कहते हैं इतने इतने लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया, नई नई सरकारें आती हैं, नए नए दावे होते हैं,
सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दूर है। ये मैं वो सच्चाई बता रहा हूं जिससे मैं गुजरा हूं, ये देखा है। इस किस्से से मैं गुजर चुका हूं और अपनी आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूं। हंगर इंडेक्स की बात होती है, हम इतने पायदान पर हैं, हम इतने पायदान पर हैं, फला मुल्क इस पायदान पर है। तो मुझे लगता है कि जो सरकारी आंकड़ेबाजी है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया हमने, तो मुझे बाजीगरी, सरकार की बाजीगरी उसमें दिखाई देती है। सच्चाई कहीं इससे ज्यादा कोसों दूर है। यानी अब आप देखिएगा कि एक परिवार सुबह से शाम तक काम करता है, बदले में कोई तनख्वाह नहीं है, बदले में सिर्फ जो कारखाने का मालिक है वो चावल, जिसे भात कहते हैं वहां पर, चावल और सब्जी दे देता है, इसके बदले वो काम कराता है। ये कड़वी सच्चाई है आज भी हमारे इस मुल्क के अंदर। ये बात अलग है, हम शहरों में रहते हैं, तरक्की हुई है, काफी तरक्की हुई है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि तरक्की नहीं हुई, मुल्क में हुई है, लेकिन अभी हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। यानी ये देहात का इलाका है, पश्चिम बंगाल, गरीबी है, गुर्बत है, मैं मानता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकारें भी बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से गरीबी को खत्म नहीं कर पाए। और नारा कब से दिया जा रहा है? इंदिरा गांधी के जमाने से नारा दिया जा रहा है कि गरीबी खत्म करो, गरीबी खत्म करो। लेकिन कुल मिला के सच्चाई जो है इस मुल्क की ये है कि गुर्बत अभी दूर नहीं हुई है, पूरी तरीके से गुर्बत दूर नहीं हुई। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, तो गुर्बत तो है, लेकिन सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी भी अपनी जगह है कि हमारा देश बड़ी तेजी के साथ बहुत खुशहाल है, ये आंकड़ों में दिखाया जाता है। आंकड़ों की बाजीगरी अपनी जगह है, और गरीबी, एक गरीब की तकलीफें, दुश्वारियां और दिक्कतें उस गरीब की, वो अपनी जगह है। आज भी लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त ये जो सरकारी खैरात मिलती है 5 किलो अनाज, उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं, जो किस्सा मैंने आपको सुनाया। लेकिन मैंने जो किताब लिखी है, मैं मुसलमान और मेरा हिंदुस्तान, उस किताब के अंदर भी मैंने इस किस्से को दर्शाया है, इस किस्से को लिखा है, तफसील से लिखा है। मैंने आपको ये मुख्तसर करके सुनाया ये किस्सा। तो बस इतना ही कहना था इस किस्से के जरिए से कि आज भी हमारे मुल्क की गरीबी हमारे ऊपर एक बदनुमा दाग है, और न जाने वो कब वक्त आएगा जब हम पूरी तरीके से 100% तरीके से हमारा मुल्क इस गरीबी से आजाद होगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।